हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 अगस्त 2021 के। तो कल कुछ टेक्निकल कारणों के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज आपके लिए वो वीडियो जो है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करोगे उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है आपने कि हम वो करंट अफेयर कवर करते हैं जो 90 to 95% आपके एग्जाम में मिलेगा। चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें 90 to 95% करंट अफेयर आपको हमारे करंट अफेयर करवाए हुए से जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम कैसे इस करंट अफेयर को कवर करते हैं? हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और गाइस, एक होगा वीकली करंट अफेयर। वीकली में भी आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर्स होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल में करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और दोस्तों पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइन या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह टॉपिक्स की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। तो जिस भी टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। और दोस्तों, स्पेशली जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 3 सेक्शन अलग से प्रोवाइड करते हैं। डिटेल करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन, और एक होगा क्विज जो कि सिर्फ बैंकिंग और इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन दोस्तों, वो आप मंथली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जितना भी पास्ट करंट अफेयर है वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में मिलेगा, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बना सकता है। और दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे हैं। इवन हम हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खास बात है। और ये सारी सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ एक के अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी, कोई अलग अलग प्राइस नहीं आपसे ले रहे, और सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर करके इसको सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आप 1 साल या 2 साल दोनों की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगस्त 7 से लेके 16 तक, मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुका है, 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, जब तक हम इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट करते उससे अगले दिन तक हम आपको 70% ऑफ दे रहे हैं। और ये दोस्तों कभी भी नहीं हुआ आज तक कि हम इतना बड़ा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में, आप कह सकते हो बहुत ही लो प्राइस पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इतने प्राइस में आपको कभी भी ये करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे, इतने अच्छी क्वालिटी में आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे। उसके ऊपर भी दोस्तों 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। और गाइस, अगर कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर इस सेल का फायदा उठाएं। 7 से लेकर 16 अगस्त तक आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर, जिसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को तो कवर करोगे ही, लेकिन यार हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, एक काम और करना है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? Who is appointed as the director of the Geological Survey of India? तो अपॉइंटेड नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हो किसको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एक अपॉइंटमेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, अपॉइंट किया गया है धृति बनर्जी को। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी वुमेन को अपॉइंट किया गया। तो हमेशा जो अगर वुमेन को किसी पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है तो वो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे धृति बनर्जी का चेहरा, ताकि आपको लंबे समय तक जो है वो न्यूज याद
रह सकते। इनको डायरेक्टर बनाया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं 100 सालों के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन को 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं बने हुए, तो पिछले 100 सालों में ये पहली वुमेन जो है वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। तो आपने याद रखना है 100 सालों में पहली वुमेन है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर कैलाश चंद्र थे दोस्तों। मतलब अगर आपको पूछें कि फॉर्मर कौन था तो आपने कह देना है डॉक्टर कैलाश चंद्र, सिर्फ पढ़ लें इसको। और मैं एक बात और आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो है वो ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड पे की गई थी। मतलब अगर मैं आपको एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक ऑर्गेनाइजेशन आती है हिस्ट्री में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। याद रखना है क्या नाम है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि किसने बनाई थी? सर विलियम जॉन्स के द्वारा बनाई गई थी 1784 में। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हो कि ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे इंडियन म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन बनी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना। तो मतलब ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि सर विलियम जॉन्स ने बनाई थी 1984 के अंदर। तो 2016 में भी धृति बनर्जी का नाम जो है वो सामने आया था, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100th एनिवर्सरी थी। क्योंकि 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तो हम 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उस टाइम पे भी धृति बनर्जी जी ने एक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किया था, जिसका नाम था ग्लोरियस 100 वुमेन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब आप कह सकते हो इसमें वुमेन की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, वुमेन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, जो कि अलग अलग एनिमल ग्रुप्स के बारे में उन्होंने की थी। और दोस्तों याद रख सकते हो एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि मीरा मनसुखानी was the first woman scientist of the Zoological Survey of India। तो एक नाम जस्ट आप पढ़ सकते हो, मीरा जो है वो पहली वुमेन साइंटिस्ट थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और थॉमस नेल्सन जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब इसको बनाया गया था 1916 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप कह सकते हो 1916 में इसको बनाया गया। अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है वो किसको बना दिया जाएगा? धृति बनर्जी को। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे आपको मिलेगा? कलकत्ता के अंदर। तो बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर है जो आप सीख सकते हो, जो आप समझ सकते हो, स्टैटिक क्वेश्चंस है, तो आप इसको जरूर याद रखोगे। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है जुलाई के महीने में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सुधांशु मित्तल जी, इनको प्रेसिडेंट दोस्तों रिसेंटली बनाया गया। कौन सी फाउंडेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? जो रिसेंटली एक नेशनल स्टेटस मिला है उनको, खो खो फेडरेशन का। तो याद रखना है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो कौन है? सुधांशु मित्तल हैं। नेक्स्ट आप एक और अपॉइंटमेंट देख रहे हो, शंभुनाथ श्रीवास्तव, इनको रिसेंटली चेयरमैन लगाया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन। तो याद रखोगे क्या हो गया? IFUNA। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि नाम अलग से है, इंपॉर्टेंट है, PVSLN मूर्ति। तो याद रखोगे इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। एक नॉर्थ ईस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो तीनों अपॉइंटमेंट्स को एक बार पढ़ लें जो बाकी भी हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज। यार ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि किसके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि आप कह सकते हो वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जनरली हर साल एक बंदे को दिया जाता था, लेकिन अब पिछले 4 या 5 सालों से आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा बंदों को ये दिया जा रहा है, और पिछली बार हमने 5 बंदों को ये प्रेजेंट किया, लेकिन हम उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रखना आपने कि इनका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, तो नाम को चेंज कर दिया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाया करेगा, जो कि एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हो मेजर ध्यानचंद जो है वो एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा गोल किए हैं, हॉकी से संबंध रखते हैं, तो आपने याद रखना है। और ये जो खेल रत्न अवार्ड है दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया था 1991-1992 में, जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद जो है वो बेसिकली उनके नाम पे रखा गया था। और याद रखना है सबसे पहला अवार्ड जो 1991-92 का वो किसको मिला था? चेस के महारथी, किसका? विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे फेमस प्लेयर हैं चेस कैटेगरी के, और वन एंड ओनली प्लेयर हैं जिनको आप एक कह सकते हो कि ग्रैंड मास्टर के रूप में नवाजा गया।
द अवार्ड इज एनुअली रिप्रेजेंटेड, कौन सी मिनिस्ट्री इसको प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये भी याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि जो है वो इनाम में दी जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 लाख रुपए की राशि इसमें इनाम में दी जाती है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली कहा कि नाम चेंज करने का कारण ये है कि लोगों ने कहा कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो ध्यानचंद को रिस्पेक्ट करते हुए जो है वो हमें देना चाहिए, तो इसलिए ध्यानचंद जी के नाम पे इसको रखा गया। और आपने याद रखना है, मेजर ध्यानचंद, जिनको द विजार्ड भी कहा जाता था, वाज एन इंडियन हॉकी प्लेयर। तो सबको पता है वो कि ध्यानचंद जी जो है वो किससे बिलोंग करते थे? हॉकी के थे। और इंडियन हॉकी टीम को लीड भी किया है 1926 से लेकर 1949, देश के आजाद होने के 1 साल बाद तक जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और 400 गोल्स, मतलब 400 गोल्स जो हैं वो इन्होंने किए हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनको 3 बार लगातार गोल्ड मेडल भी मिला है, 1928 की ओलंपिक्स में, 1932 की ओलंपिक्स में और 1936। तो आप कह सकते हो लगातार 3 ओलंपिक्स में हमें जो है वो गोल्ड मेडल मिला है। और इवन इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया, पद्म भूषण जो है वो इनको मिला था 1956 के अंदर। तो याद रखना है 2012 से हम ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। और वो कौन सा दिन होता है? 29 अगस्त। हम 29 अगस्त को जरूर कवर करेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो किसके नाम से मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से अब ये अवार्ड जो है वो रख दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। जितनी भी चीजें, एक बार रिकॉल करवा देता हूं, ध्यानचंद जी के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। कौन सी गेम से संबंध रखते थे? हॉकी से रखते थे। 400 से ज्यादा गोल कर चुके हैं, 3 गोल्ड लगातार जीते थे 28, 32 और 36 की ओलंपिक्स में। जगह कोई नहीं पूछेगा, ना ही हमने याद रखना है। पद्म भूषण मिल चुका है 1956 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है। कौन से ईयर में? 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना है, राजीव गांधी जी की डेथ के बाद। और विश्वनाथ आनंद पहले ऐसे थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। तो इस चीजों को आपने याद रखना है। एंड गाइस, इस अवार्ड से रिलेटेड मैं आपको 1-2 फैक्ट्स और बता देता हूं। अगर आपको पूछ लें कि यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिनको अभी तक खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा हैं दोस्तों। कौन है? अभिनव बिंद्रा, जो कि आप कह सकते हो शूटिंग से बिलोंग करते हैं। वो यंगेस्ट प्लेयर हैं, मात्र 18 साल के थे 2001 के अंदर जब उनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिन्होंने जीता था, उन प्लेयर्स के नाम जो है वो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है वो ये पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो रोहित शर्मा है, सबको पता है यार, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट आपने याद रखना है रानी रामपाल। रानी रामपाल को मिला था। रानी रामपाल कौन सी गेम से बिलोंग करती हैं? हॉकी से, वुमेन कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट विनेश फोगट, फिर से आपको पता है कि रेसलिंग से बिलोंग करती हैं विनेश फोगट। मनिका बत्रा, फिर से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मनिका बत्रा का। और मनिका बत्रा कहां से बिलोंग करती हैं? टेबल टीटी से बिलोंग करती हैं, टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। और एक याद रखना अपने मरियप्पन थंगावेलु, मतलब एमटी की बात कर रहा हूं। और ये कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? पैरा ओलंपिक हाई जंप से बिलोंग करते हैं। तो ये 5 प्लेयर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। और इनको रिसेंटली 2020 का 5 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 बंदों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who won 9th edition of the FIDE, that is International Chess Federation World Cup 2021? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तरह का वर्ल्ड कप है ये चेस का, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और याद रखना है दोस्तों, ये इस बार कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रशिया के अंदर। ये इसकी एक खास बात है कि कहाँ पे हुआ था, ये इस बार रशिया के अंदर हुआ था। और कौन जीता है दोस्तों इसके अंदर, ये भी याद रखना है। ये पोलैंड के प्लेयर हैं और इनका नाम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन नाम क्या है? जैन क्रिजेस्टॉफ ड्यूडा। तो याद रख लेंगे, जैन क्रिजेस्टॉफ ड्यूडा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोलैंड से। हराया किसको है दोस्तों? सर्जे कर्जेकिन को हराया है। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। और ये होस्ट भी किसने किया है? ये वर्ल्ड कप 2021 का चेस का, ये रशिया ने ही होस्ट किया है। एग्जैक्ट जगह है सोची। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोलैंड के जो जैन किर्जिस्टॉफ ड्यूडा हैं, चाहे ओनली जैन ड्यूडा याद कर लें, तो उन्होंने फिडे का वर्ल्ड कप जो है वो 2021 का जीत लिया है। बहुत ही बड़ी बात है।
और दोस्तों हराया किसको है, सर्जी क्रैजकिन रशिया के, लेकिन वर्ल्ड के जो नंबर 1 प्लेयर का नाम आप यहाँ पे देख रहे थे मैग्नस कार्लसन, ये तीसरे स्थान पे रहे हैं दोस्तों, मतलब पहले स्थान पे नहीं रहे, तीसरे स्थान पे रहे हैं। और जगह याद रखनी है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, सोची रशिया के अंदर जो है वो इसको क्या किया गया था, होस्ट किया गया था। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि जो ये पहले दोनों विनर्स हैं लाइक जैन ड्यूडा और सर्जी क्रैजकिन और साथ में मैग्नस कार्लसन, मतलब ये तीनों प्लेयर जो फर्स्ट 3 पोजीशंस पे हैं ये 2022 के टूर्नामेंट में ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसका मतलब जो पहले जीत जाता है वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 3 प्लेयर्स होते हैं वो अगले टूर्नामेंट में, अगले साल के टूर्नामेंट में जो है वो अपने आप ही क्या कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और इसमें आप एक नाम देख रहे हो विदित संतोष दोस्तों, ये इंडिया की तरफ से प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये आप कह सकते हो क्वार्टर फाइनल्स में हार चुके थे। किससे हार चुके थे, ये हार चुके थे जैन ड्यूडा से, मतलब इनका मुकाबला हुआ था जैन ड्यूडा से, तो ये हार चुके थे क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। तो इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, विदित संतोष ने, तो ये आप याद रख सकते हो। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि फिडे वर्ल्ड कप जो है वो मेन का होता था, लेकिन इस बार पहली बार साथ में वुमेन का भी हुआ था, वो भी सेम जगह पे रशिया में। और वुमेन की तरफ से कौन जीती हैं, एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक जीती हैं, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, रशिया से। तो ओनली एलेक्जेंड्रा याद कर लें। तो सबसे पहला वुमेन का जो चेस का वर्ल्ड कप था वो किसने जीता है, एलेक्जेंड्रा ने जीता है, जो कि रशिया से बिलोंग करती हैं। 2 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन की तरफ से कौन जीता है और मेन की तरफ से कौन जीता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपने। हेडक्वार्टर कहां पे है, ल्यूसान दोस्तों। ल्यूसान कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तीनों चीजों की मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों आपने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लेकिन एक और बात कहूंगा कि इंडिपेंडेंस सेल चल रही है हमारी 7 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, और आपको 70% डिस्काउंट जो है वो इसमें दिया जा रहा है। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि इतने कम प्राइस पे आपको करंट अफेयर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट में, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम। तो सबसे पहली बार कि घर पे आके जो है वो आपको हेल्थ चेकअप आपका किया जाएगा, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसको चेक किया जा सकता है घर पे आके। और ये स्कीम जो है वो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने किया है। और इसका मतलब, इसका अगर इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, तो मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तमिलनाडु की। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप देख सकते हो, in India's first Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin launched Makkalai Thedi Maruthuvam। तो जरूर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन साउथ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बिल्कुल सही तरीके से जो है वो बोल सकते हैं वर्ड को, लेकिन फिर भी आपने याद करना है मक्कालाई थेडी, चाहे इतना ही याद कर लें नॉर्थ के स्टूडेंट्स। और इस स्कीम को मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए घर में जाके लोगों के, उसके लिए स्टार्ट किया गया। और ऐसी पहली स्टेट पूरे इंडिया में कौन सी है, तमिलनाडु। और मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, मक्कालाई थेडी मुरुथुवम, इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों के घर तक पहुंचाना। और यहाँ पे देख सकते हो MK स्टालिन ने इसको लॉन्च किया, जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के, और मेडिकल सर्विसेज को घर पे पहुंचाना यही लक्ष्य है। और इस प्रोग्राम के अंदर फोकस किया जाएगा कि कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस की जा सके, मतलब कम्युनिटी बेस्ड जो है वो हम लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें, और लोगों की हेल्प के साथ जो है वो हम तमिलनाडु के अंदर डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन मकसद जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखना है कि इसमें फर्स्ट फेज के अंदर, खास करके तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, जो फर्स्ट फेज होगा स्कीम का, उसके अंदर 1172 आप कह सकते हो हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, 182 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे और 50 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, और अलग अलग तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका पूरा लक्ष्य क्या है कि पूरी स्टेट को हम 2021 के एंड तक जो है वो कवर कर लेंगे और डिजीजेस को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही खास है तमिलनाडु के लिए स्कीम, ताकि हेल्थ को, स्टेटस को अच्छा कर सके। और तमिलनाडु के गवर्नर आपको पता है बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा गोइंडी नेशनल पार्क या गाउंडी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी कह देते हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक आपको मिलेगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों आपको कहां पे मिलेंगे, ये तमिलनाडु के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूरोस्पोर्ट इंडिया साइंड हुम एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी।
तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम मोटो जीपी की बात करते हैं। मोटो जीपी जो है वो मोटरसाइकिल रेसिंग है। तो सिंपल, अगर बच्चों को नहीं पता तो बिल्कुल याद रखेंगे, मोटरसाइकिल रेसिंग है जिसको मोटो ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। और दोस्तों यूरो स्पोर्ट जो है वो एक आप कह सकते हो इंडियन स्पोर्ट्स चैनल है डिस्कवरी एशिया पैसिफिक का, जिन्होंने किसको साइन किया है, जॉन इब्राहिम को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, जो कि प्रमोट करेंगे इस चैनल को, इस ब्रांड को, मोटो जीपी को, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ सकें। मतलब जो एक मोटो भी रखा गया, वो क्या रखा गया, मोटो जीपी रेस लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो आपको पता ही है धूम के एक्टर हैं, तो मतलब बाइक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी रहेगी, और वैसे भी आपने इनको देखा होगा, तो इसलिए इनको मोटो जीपी का जो है वो क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सिंपली याद रखना है, और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लेकिन आपने बाकी एम्बेसडर यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो वो भी याद रखने हैं। वाशिंगटन सुंदर और यही देवदत्त पादिक्कल को रिसेंटली जो है वो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका, प्यूमा इंडिया का। तो ये याद रखना है, रिसेंटली बनाया गया है। शेफाली वर्मा जो कि वुमेन क्रिकेटर हैं, बहुत ही फेमस, और दोस्तों याद रखना है इनको बनाया गया पेप्सिको का, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो रिसेंटली इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाटर विलास विल बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टूरिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वाटर विला शायद आपने सुना होगा कि पानी के ऊपर कुछ होटल्स बने हुए हैं, तो वहां पे आपको ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, और खास करके ये कहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, मालदीव्स के अंदर। आप सर्च भी करोगे वाटर विलास मालदीव्स लिख के, तो आपको इतने शानदार जो है वो होटल्स आ जाएंगे। मैं आपको भी एक पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। तो ये रिसेंटली डेवलप किए जाएंगे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और वाटर विलास दोस्तों जो बन सकते हैं वो सिर्फ कोस्टल एरिया में बन सकते हैं। इंडिया के कोस्टल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक बनाए जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे बनेंगे, लक्षद्वीप के अंदर। टोटल लागत इसमें जो है वो की जाएगी 800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह के दोस्तों दिखेंगे, देखो कितने शानदार विलास जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाएगा, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को वहां पे इनकम हो सके। तो सिमिलर टू वाटर विलास इन मालदीव, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसी तरह से सोलर पावर्ड, मतलब एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब बोझ नहीं होगा, सोलर पावर्ड होगा, इको फ्रेंडली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो आपको वाटर विलास के अंदर मिलेगी। 800 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इससे लक्षद्वीप का जो डेवलपमेंट है वो और होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, और जो लोकल रेजिडेंट हैं वहां के उनको बेनिफिट भी होगा। और दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में जरूर याद रखनी है चीजें, ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, मात्र इसका एरिया जो है वो ऑलमोस्ट 32 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखना है। और इसकी कैपिटल जो है वो कावारत्ती है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। गवर्नर जो है वो प्रफुल्ल कोड़ा पटेल हैं, प्रफुल्ल कोड़ा पटेल। तो याद रखना है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल या कोड़ा पटेल, किसी भी तरह से याद रख लें, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत हो सकती है तो, लेकिन आपने नाम याद रखना है, प्रफुल्ल पटेल याद कर लें, चाहे इस तरह से याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपने याद रखना है लक्षद्वीप के अंदर टोटल कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। यहाँ पे आपको एक फेमस मिलेगा पिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आइलैंड है, वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, तो आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारे पास लक्षद्वीप। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which country recently joined the coalition on disaster resilient infrastructure? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, DRI, मतलब CDRI भी आप कह सकते हो, coalition on disaster resilient infrastructure, CDRI। तो सबसे पहले आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या बेसिकली, और दूसरी बात इसके कितने मेंबर्स हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर बने हैं वो 2 कंट्रीज बनी है दोस्तों, बांग्लादेश और कनाडा। तो मतलब आंसर क्या होगा इसका, बोथ बी एंड सी होगा। तो डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इंडिया ने वेलकम किया बांग्लादेश को, इवन कनाडा को भी, कि आपने CDRI को ज्वाइन कर लिया, कोएलिशन ऑन द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये है क्या। ये एक तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स होंगी अलग अलग कंट्री की, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज होंगी और उनके प्रोग्राम्स होंगे, और भी कई तरह के बैंक लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वो सारे के सारे प्रमोट करेंगे नए और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, क्लाइमेट के अनुकूल होगा, मतलब क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और डिजास्टर रिस्क को क्या करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहां पे अगर इसको बनाते हैं तो हम वहां पे डिजास्टर को रोक सकते हैं, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये फोकस, मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रीन होगा, मतलब जो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगा और साथ में डिजास्टर रिस्क को वो भी कम कर देगा। और ये आपको हैरानी होगी जान के कि ये इनिशिएटिव जो है
वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ही क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट थी जो कि 2019 में हुई थी। तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था और इसको एक्सेप्ट भी बाद में किया गया। और रिसेंटली इसकी मीटिंग भी हुई है 2021 में, मार्च 2021 में इसका एक थर्ड एडिशन जो है उसकी मीटिंग हुई थी। तो उसमें यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया। 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं किसको, वो ज्वाइन कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कितनी कंट्रीज मेंबर है, 25 कंट्रीज मेंबर हैं और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन को मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो रिसेंटली मार्च में एंटर हुई है। और दोस्तों और भी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें वर्ल्ड बैंक है, इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन तो आ ही गया। तो इस तरह से 7 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। और इवन ये इंडिया ने ही बनाया है इस ग्रुप को, लाइक कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, संदीप जी। तो सिर्फ चाहे संदीप याद कर लें, अदरवाइज पूरा नाम है संदीप पॉन्ड्रिक, लेकिन ओनली संदीप याद कर लें, ये भी आपके लिए बहुत होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड एट द डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कैंपेन चैंपियन, नॉट कैंपेन, फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन के नाम से कौन सी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है, एकेडमिक ईयर की बात कर रहा हूं 2020-21 के लिए। और स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन का मतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो अप्लाई किया है। उसके अंदर बहुत से इनिशिएटिव उन्होंने किए, साफ सुथरा कैंपस हुआ, सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया। और वो एक पंजाब की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, चितकारा यूनिवर्सिटी। तो याद रखना है पंजाब के अंदर है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड। और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए दिया गया है। और यूनिवर्सिटी ने स्वच्छ एक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है वो इस अवार्ड को जीता है। और इस अवार्ड में उन कॉलेजेस को लिया जाता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लीन और सैनिटाइज्ड कैंपस को बनाने में और स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपने कैंपस को, अपनी यूनिवर्सिटी को साफ सुथरा रखते हैं। और इवन इस चितकारा यूनिवर्सिटी ने जो है वो स्वच्छता एक्शन प्लान कमेटी बनाई थी और बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया था। जैसे आप कह सकते हो एनर्जी मैनेजमेंट को, वाटर मैनेजमेंट को, आप कह सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट को। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। तो इसलिए सिंपल एक स्टैटिक क्वेश्चन है, खास करके पंजाब के बच्चे तो याद ही रखेंगे क्योंकि ये अवार्ड बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया फॉर्मर 2 टाइम ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम नारायण पास्ट अवे। देखो यार, एक तो 2 बार उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। शंकर सुब्रमण्यम नायर उनका नाम है। वो कौन सी गेम से संबंध रखते थे? देखो 2 चीजें तो आपको यहां से क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर हो जाती हैं? एक तो उनका प्रोफेशन क्या था, वो आपको आंसर के अंदर पता लग जाएगा। नाम क्या है उनका, शंकर सुब्रमण्यम नायर। और वो कौन सी गेम से दोस्तों बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं फुटबॉल से। और वो एक गोलकीपर थे, मतलब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है फुटबॉल के अंदर। तो एक गोलकीपर थे, 2 बार ओलंपियन जो हैं वो बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो उनका चेहरा, ओलंपियन फुटबॉलर एस नारायण पास्ट अवे। तो उनका देहांत हो गया दोस्तों। 1934 में इनका जन्म हुआ था। नहीं याद रखना हमने, स्टेट याद रखनी है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? केरला से। तो तीनों चीजें क्लियर हो चुकी है। नाम क्या था? नाम आपको यहां से क्लियर है, सुब्रमण्यम नारायण या शंकर सुब्रमण्यम नायर। प्रोफेशन कौन सा था, मतलब कौन सी गेम के प्लेयर थे? फुटबॉल के थे। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से। और नारायण जो है वो इंडियन टीम की तरफ से जो है वो सेकंड फिनिश करते हैं इन द 1964 एशियन कप में और 1958 में एशियन गेम्स के अंदर। और उन्होंने बॉम्बे को भी रिप्रेजेंट किया 1956 की संतोष ट्रॉफी में। और जो मैं 2 ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ 1956 की समर ओलंपिक्स जो कि मेलबर्न में हुई थी, और एक 1960 की समर ओलंपिक्स रोम के अंदर जो हुई थी, उसके अंदर इनको मेडल जो है वो मिला था। इंडियन फुटबॉल टीम को मिला था, तो बाय डिफॉल्ट गोलकीपर को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपने याद रखना है इस चीज को। और यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन की, AIFF, आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है उसका। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल, तो ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? पानी माँ, मतलब पानी मतलब वाटर, माँ मतलब मंथ, टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। तो देखो यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाटर मंथ जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी ने स्टार्ट किया है?
दूसरा ये जल जीवन मिशन क्या है, अगर नहीं पता तो बहुत ही सिंपल है। जल जीवन मिशन कि 2024 तक हमने जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी घर हैं, उसमें एक टैप वाटर जो है वो स्वच्छ पानी जो है वो आपको घर पे मिलेगा। और मतलब इसमें एक लक्ष्य भी रखा गया कि 55 लीटर, याद रखना है दोस्तों, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, 55 लीटर जो है वो बेसिकली पानी हर पर्सन को हर रोज जो है वो मिलना चाहिए। और ये भी याद रख सकते हो कि जल जीवन मिशन के तहत जो है हमने 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा तो करना है, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 2019 में इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और अब आते हैं कि ये पानी माँ वाटर मंच जो है वो कौन सी स्टेट में या कौन सी यूटी में स्टार्ट किया गया, तो मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर की, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राधाकृष्ण माथुर जी, उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया, मतलब मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पानी माँ का लोगो, और 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मतलब 1 महीना चलेगा, और इसके अंदर 15 दिन का अलग टारगेट रखा गया, 15 दिन का अलग टारगेट रखा गया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 2 फेजेस हैं जिसके अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो पहला फेज होगा वो 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में होगा, जिसमें अलग अलग जगह पे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, पानी की टेस्टिंग की जाएगी, सर्विस डिलीवरी की टेस्टिंग होगी। फिर अगली बार 15 से लेके, मतलब आप कह सकते हो 16 से लेके, क्योंकि 15 की तो हॉलीडे है, 16 से लेके 30 तक के बीच में जो है वो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहां पे किस तरह की प्रॉब्लम है और पानी जो है वो लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है जहां पे स्वच्छ पानी जो है वो नहीं आ रहा। तो इसमें जो है वो 2 अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, विलेज लेवल पे और एक ब्लॉक लेवल पे। अगर मैं बात कर रहा हूं विलेज लेवल पे तो 5 अवार्ड्स दिए जाएंगे इसमें, मतलब फर्स्ट 5 प्राइजेस जो है वो चुने जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो विलेजेस को चुना जाएगा, 5 विलेजेस को चुना जाएगा और उसका नाम रखा गया हर घर जल विलेजेस। तो 5 विलेजेस को 5-5 लाख रुपए जो है मिलेंगे, हर विलेज को 5-5 लाख मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में से 5 विलेजेस को चुना जाएगा। और हर घर जल ब्लॉक, एक ब्लॉक चुनी जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में से, उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इसमें दी जा रही है। तो याद रखना है दोस्तों कौन सी यूटी की हम बात कर रहे थे, और दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे लद्दाख, लद्दाख के अंदर एक नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात हो रही थी तो याद रखना है गजेंद्र शेखावत जी, मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत जी यूनियन मिनिस्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी आपको मिल जाएगी राजस्थान के अंदर, वो है जोधपुर राजस्थान में। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक नेम्ड एज द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर। एक वेंचर जो है वो किसी बंदे ने स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ताकि अगले जो बंदे स्टार्टअप करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी वो वाली मिस्टेक्स ना करें जो इन्होंने की हैं। और दोस्तों इनका नाम क्या है? प्रशांत देसाई। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बुक का बहुत ही अच्छा कवर पेज, आप देख सकते हो कि शूज जो है वो अंदर हैं, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट्स फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ द डेड स्टार्टअप। तो मतलब आप कह सकते हो वीरेंद्र सहवाग की तरफ से मतलब इस बुक को सराहाया गया है, तो प्रशांत देसाई जी की तरफ से इस बुक को लिखा गया है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इस बुक के अंदर उन्होंने अपना एक स्टार्टअप जिसका नाम था कैन, KANDFY स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनका स्टार्टअप था जो कि 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये चला नहीं, ये फेल हो गया। तो किस तरह से ये स्टार्टअप जो है वो चला और किस तरह से वो फेल हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया, ताकि लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें और सक्सेसफुल हो सकें। और दोस्तों प्रशांत देसाई जो वो सीनियर डायरेक्टर हैं एवरस्टोन कैपिटल के अंदर, जो कि आप कह सकते हो स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टर रिलेशन है बर्गर किंग का। आपने बर्गर किंग सुना होगा, चेन है, तो वहाँ पे मतलब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं ये, और ये बहुत ही फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और साथ ही साथ ये अलग अलग कंपनीज में काम कर चुके हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी में काम कर चुके हैं, तो एक फेमस पर्सनैलिटी तो है ही। तो इसलिए याद रखना है प्रशांत देसाई। और दोस्तों यहाँ पे और ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी हैं, लाइक धवल कुलकर्णी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी नथुराम गोडसे के बारे में इन्होंने। नथुराम गोडसे वो जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोलियां मारी जिसके कारण उनकी डेथ होगी, तो नथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, या गांधी डेथ होगा या असैसिन होगा, शायद असैसिन है पीछे, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। जयराम रमेश, द लाइट ऑफ एशिया, इन्होंने बुक लिखी थी। बिमल जलान दोस्तों, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, तो ये दोनों ऑथर बहुत फेमस हैं, जयराम रमेश भी और बिमल जलान। ये नथुराम गोडसे से रिलेटेड है, तो ये बुक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, तो जो फिशरी का हमारा एक डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने MOU साइन किया कौन से बैंक के साथ, ताकि पैसा प्रोवाइड किया जा सके फिशरी सेक्टर के अंदर, ताकि
जो लाइवलीहुड है इनका वो अच्छा किया जा सके लॉकडाउन के बाद, जो खास करके अभी का जो फ्री मटेरियल जो आप कह सकते हो कि अभी चल रहा है या फ्री फेस जो है वो हमारा चल रहा है, तो उसमें जो है वो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन वो कौन से बैंक की हेल्प से जो है वो किया जाएगा, वो किया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की हेल्प से। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा ये बोर्ड है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को कहा है कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करो फिशरी सेक्टर को, और मान गया है पंजाब नेशनल बैंक। और इसमें जो हैदराबाद की जोनल ऑफिस ब्रांच है वो इसकी नोडल ऑफिस रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, हैदराबाद, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक का जो हैदराबाद का जोनल ऑफिस है वहीं इसकी नोडल ऑफिस रहेगी। तो सिंपल है, याद भी रहेगा। और अलग अलग तरह के लोन्स जो है इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिशरी सेक्टर जो है वो टाई अप कर रहा है अलग अलग जगह पे इंडिविजुअल के साथ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जो बिजनेसमैन हैं, और ताकि उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू जो है वो बैंक लोन दिए जा सकें, और वो भी कौन से बैंक की तरफ से, पीएनबी की तरफ से। तो यहाँ पे एक स्कीम आ गई दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। खास बात है ये स्कीम जो है वो सितंबर 2020 में जो है वो लॉन्च की गई थी। इसका मेन मकसद यही था कि इंडियन फिशरी सेक्टर को हम इंप्रूव कर सकें, उसमें इन्वेस्ट कर सकें, और इसमें लागत रखी गई थी इन्वेस्ट करने की 20,050 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। और ये स्कीम जो है वो सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट की जाएगी। कौन से टाइम पीरियड के अंदर, 5 साल के अंदर, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से लेके इसको किया जाएगा 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो दोस्तों एक स्कीम भी पता लग गई आपको, फिशरी सेक्टर के बारे में पता लग गया। अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। याद रखनी है आपने एक दो चीजें, 1895 में इसकी स्थापना की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की, और रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो इसमें मिला दिया गया था, मतलब इसमें मर्ज कर दिया गया था। टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में सिर्फ हेडक्वार्टर याद रखना है, जो कि हैदराबाद में ही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। कैबिनेट ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें स्टेट की पावर को रिस्टोर कर दिया। पहले इन्होंने ये पावर ले ली थी, लेकिन अब दोबारा से दे दी है कि ओबीसी की लिस्ट जो है वो स्टेट खुद बना सकती हैं। मतलब अगर कोई ओबीसी की लिस्ट वो बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। पहले ये पावर जो है वो छीन ली गई थी। तो थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हुआ क्या कि 102nd अमेंडमेंट के थ्रू, याद रखना है 102nd अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुई थी, उसके अंदर 2 आर्टिकल जो है वो ऐड हो गए थे। ध्यान से सुनना मेरी हर बात को। 2 आर्टिकल ऐड हो गए थे, एक 338B और एक जो है वो आर्टिकल हमारे पास हो गया था 342A। ये 2 आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए। जब भी किसी आर्टिकल के साथ ABC आ जाता है मतलब वो क्या हुए हैं, बाद में ऐड हुए हैं। तो जब ये आर्टिकल ऐड किए गए तो इसमें स्टेट की पावर को हटा दिया गया था कि भाई अब आप ओबीसी की जो है वो लिस्ट नहीं बना सकते। स्टेट और यूटी के पास जो पावर थी वो छीन ली गई और वो अपनी खुद की ओबीसी की लिस्ट जो है वो नहीं बना सकते थे। और अब क्या हुआ, आर्टिकल 338B के अंदर लिखा हुआ था कि ड्यूटीज पावर जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की, और 342A में लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करेंगे कि कौन सा जो है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर आएगा और पार्लियामेंट ही उस लिस्ट को चेंज कर सकता है। तो ये मतलब आर्टिकल जो इसमें थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई कि आर्टिकल 342A को रेफर करके सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो मराठास को ओबीसी लिस्ट के अंदर जो है वो नहीं डाल सकती, डाल ही नहीं सकती, क्योंकि 102 अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो कहा गया है कि स्टेट बना नहीं सकता, तो स्टेट कैसे दे सकता है। अब वो पावर को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। अब नई अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होगी और मोस्ट प्रोबेबली वो 105th नंबर अमेंडमेंट बनेगी। अभी तो बिल चल रहा है, तो बिल का नंबर कौन सा है, बिल का नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखना है 105th नंबर की अमेंडमेंट वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब भी हो जाती है। अभी वो पार्लियामेंट के अप्रूवल में जाएगा इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर, और आर्टिकल 342A और 366(26)(c) कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड होगा। और इसके अंदर यही चीजें लिखी हुई हैं, जैसे 342A की बात कर लें, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे पर्टिकुलर कास्ट को एज ए सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और पार्लियामेंट को वो लिस्ट देंगे। और 366 के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह से सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन जो है वो क्या रहेगी, वो लिखा हुआ है। मतलब SC/BC की जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर लिखी हुई है, और 342 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं SC/BC को। तो देखो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली है, जो कि एक पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको करवा रहा, आपके समझने के लिए करवा रहा हूँ
कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मराठा रिजर्वेशन को जो है वो ओबीसी लिस्ट के अंदर डालने के लिए मना किया, क्योंकि ऑलरेडी 102 नंबर की अमेंडमेंट के थ्रू मना किया गया कि स्टेट नहीं बना सकता, लेकिन अब ये पावर को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में याद रखना है, ये आर्टिकल 338B के अंदर जो है वो बॉडी ऐड की गई थी, याद रखोगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है दोस्तों। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन जो है वो आप याद रखोगे, वो है भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी, ये हैं इसके चेयरमैन। और हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के अंदर आएगा, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आज़ादी दिवस जो है वो हम इस बार मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, हम भी मना रहे हैं उसको। 7 से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है, और ऐसा आज तक नहीं हुआ दोस्तों, कभी भी नहीं हुआ। कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और बहुत ही कम प्राइस पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आप एक बार चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सर और भी प्राइस कम कर दिया। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ लोन, जो कि है USD 650 बिलियन। मतलब आप 2 बार अमाउंट देख रहे हो, मतलब इतना बड़ा है। तो मतलब $650 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेते हुए भी जो है वो एक बार आवाज रुक गई, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और ऐसा पहली बार हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री ने कि इतना बड़ा पैसा जो है वो दिया जा रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बहुत पहले भी कवर कर चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये कहा गया है कि जो उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं जो अलग अलग कंट्री के पास हैं, वो किसी और को दे सकते हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहोगे तो आप कह सकते हो कि जो वेल्दियर कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो अपने SDR जो हैं वो लो इनकम कंट्रीज को दे सकती हैं। SDR मतलब एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि डॉलर के मुकाबले जो है वो आपको एक पावर मिलती है कि आप जितने ज्यादा डॉलर जमा करवाओगे उतने ही SDR आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के SDR हैं, तो वो और कंट्रीज को भी लेंड कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बस इस क्वेश्चन को इतना ही याद रखना है जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। सबसे ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं, बस इतना याद रखोगे। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों जरूर याद रखना है, 1944 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड के अंदर बनाया गया था। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये याद रखोगे। और दोस्तों मेंबर कंट्रीज कितनी है? 190। रिसेंटली अंडोरा को ऐड किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? वॉशिंगटन DC। और दोस्तों आपने याद रखना है, इकोनॉमिक काउंसलर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टर कौन है IMF की? गीता गोपीनाथ। ये दोस्तों वर्ड याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। 3rd बाई मंथली रिपोर्ट आई है इस साल की, फाइनेंशियल ईयर 22 की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से बनाई गई है, जो कि एक 6 मेंबर कमेटी है। उसको लीड करते हैं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, और 4 अगस्त 2021 को ये रिपोर्ट आई। लेकिन इसके अंदर स्पेशली बताया गया कि भाई पॉलिसी रेट्स वहीं रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको पता ही है रेपो रेट 4% है इस टाइम पीरियड पे, रिवर्स रेपो हमेशा कम होता है रेपो रेट से, तो 3.35 है। तो पहले 1% का डिफरेंस होता था, इसमें अब 0.65 का ही डिफरेंस रह गया सिर्फ। और MSF जो है वो 4.25% होगा। बैंक रेट जो है वो बराबर ही होता है MSF के, तो जो है बराबर होगा। कैश रिजर्व रेशियो 4% है, SLR जो है वो 18% है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, ये तो सबको पता है कि उसके हेड कौन होते हैं, शक्तिकांत दास होंगे। और एक बात आपको बतानी थी कि MPC कमेटी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 22 की ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्ट की गई है। कितनी की गई है? 9.5%। ये आपने वर्ड जो है वो याद रख लेना है, 9.5% जो है वो ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है? गवर्नमेंट ऑफ केरला लॉन्च्ड कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल। लॉन्च्ड कोविड-19 हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो अब देखो केरला गवर्नमेंट ने जो है वो कोविड-19 हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको पता लगेगा कि कितनी डेथ्स जो है वो कोविड के कारण हुई हैं। और ये ई-हेल्थ केरला की तरफ से जो है वो इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसमें एग्जैक्टली आपको नेम, एज, जेंडर, सारी चीजें पता लग जाएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है केरला की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। 22 जुलाई तक का ये अपडेटेड है डाटा, इसमें 22 जुलाई के बाद का अभी अपडेट किया जाएगा। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने MOU साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ, ताकि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सके। तो आप कह सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और UPEIDA का मतलब है
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उनके साथ ये टाई अप किया गया है ताकि आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है वो बना सके और यूपी के अंदर जो है वो खास करके इन्वेस्टमेंट हो सके। और इसके लिए बीडीएल जो है वो मतलब 400 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेगा स्पेशली उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है राम सुभाग सिंह अपॉइंटेड एज दी हिमाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी। ओनली हिमाचल प्रदेश के बच्चे इसको याद रखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, सिर्फ हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इनके पुराने चीफ सेक्रेटरी थे अनिल कुमार कांची जी, तो वो आप कह सकते हो कि अपॉइंट हो गए स्टेट इलेक्शन कमीशन के चार्ज पे, उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन अभी राम सुभाग सिंह को अपॉइंट किया गया हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है स्टेट। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट हिरोशिमा डे 6 अगस्त को जो है वो आप कह सकते हो ऑब्जर्व किया गया। तो हिरोशिमा आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो है वो हिरोशिमा जो कि एक जगह है जापान के ऊपर, तो न्यूक्लियर बम जो है वो गिरा गया था, इसलिए जो है ये दिन जो है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है, 6 अगस्त को। और ये मैं बात कर रहा हूँ 6 अगस्त 1945। 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ था, 6 अगस्त के ऊपर हिरोशिमा के ऊपर अटैक हुआ था। और दोस्तों याद रखना है इस न्यूक्लियर बम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से फेंका गया था और इस बम को लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। और इसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग जो है वो हिरोशिमा के अंदर मारे गए थे और अराउंड आप कह सकते हो 39% पॉपुलेशन जो है वो इसमें खत्म हो चुकी थी। और दूसरा बम जो है वो नागासाकी था जिसको फैट मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि नागासाकी के ऊपर गिरा गया था और उसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें भी मारे गए थे। लेकिन वो 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार 76 था, वो आप काउंट भी कर सकते हो, उसी बिहाफ पे ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत से बैंक्स हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हो एसबीआई का, एक्सिस बैंक है, एक आईसीआईसी बैंक है और भी 3 बैंक हैं जिन्होंने स्टेक खरीदा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये है हमारे पास आईबीबीआईसी। हमने रिसेंटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था और इसका मतलब क्या है, इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और 6 बैंक्स ने जो है वो 5.55% जो है वो स्टेक क्या किया है, परचेज किया है। हर बैंक की जो मैं बात करूंगा तो इसमें कौन कौन से बैंक हैं, एसबीआई है, एक्सिस है, इंडियन है, यस है, आईडीबीआई है और आईसीआईसी है। तो ये बैंक्स, लेकिन मेजर स्टेक आप देख सकते हो इन बैंक्स का है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना और स्टेक याद रखना कितने कितने परसेंट है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने G20 डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग को क्या किया है, इंडिया की तरफ से लीड किया है। तो ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि मिनिस्टर्स मीटिंग में आपको बता देता हूं कि G20 की हो रही है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कंट्री में हो रही होंगी। तो आपको पता है अध्यक्षता किसके पास है, इटली के पास है, तो इटली में ही हो रही होंगी, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, यह है डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर आप कह सकते हो अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसको अटेंड किया है। तो इसमें जो है वो 12 तरह के एक्शंस के ऊपर बात हुई है और किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट के ऊपर हमने काम करना है उसके बारे में बात हुई है। G20 के बारे में आपको हर बार बताता हूं कि 1999 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। 19 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है और वो कौन सी है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन। तो ये इस तरह से आपने जो है वो इसको याद रखना है। और 2021 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इटली के पास है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे जो कि है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, खास करके अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या होती है, CDR इसको कहा जाता है। क्या होता है ये दोस्तों, याद रखना है, CU डिवाइड बाय DD। CU का मतलब है कि जो करेंसी लोगों के हाथ में है, मतलब आप कह सकते हो जो मेरे हाथ में पैसा है तो उसको आप क्या कहोगे, CU। मतलब करेंसी जो लोगों ने अपने पास रखी हुई है, बैंक में नहीं जमा करवाई हुई, उसको आप क्या कहते हो, दैट इज करेंसी होल्डिंग। जब आप कह सकते हो कि लोगों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको CU कहेंगे, और जो लोगों के पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसको क्या कह देंगे, डिमांड डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट्स आप कह सकते हो। तो इसका मतलब जो इनकी रेशो होगी उसको CDR कहेंगे। तो अब देखो, अगर CDR की रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब CU क्या होगा, ज्यादा होगा। DD कम होगा तभी CDR की रेशो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज्यादा, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, ज्यादा है,
क्योंकि लोग उतना ही पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे जितना उनके पास इन हैंड कैश है। तो इसका मतलब अगर CDR की रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि लाइक लोगों के पास कैश ज़्यादा है। तो फेस्टिवल सीजन्स में क्या होता है, लोग बैंक से पैसा निकाल के अपने घर में रख लेते हैं कैश की फॉर्म में, क्योंकि उनको चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ें लेनी होती हैं। तो CDR रेशो जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब इस तरह से आपने समझना। अब देखो ऑप्शंस क्या आएंगी, रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट हो सकता है। रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन बैंक डिपॉजिट टू दैट, ये तो उल्टा हो गया, बी तो हो नहीं सकता। रेशो ऑफ मनी हेल्ड इन डिमांड ड्राफ्ट टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन ट्रेजरी, ये तो है ही नहीं। तो आंसर तो यहां से क्लियर है कि क्या होगा, ए होगा, रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट। आपको जान के हैरानी होगी, ये NCERT का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है हमारे पास, उसमें ये दिया हुआ है। तो मैं हमेशा कहता हूं इकोनॉमिक्स के लिए और ज्योग्राफी के बेसिक्स के लिए हमेशा +1 और +2 की NCERT के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो दोस्तों अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, हु इज द एलिजिबल प्रमोटर ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर्स होते हैं, तो आप बताएंगे कौन हो सकता है एलिजिबल, कौन है प्रमोटर बनने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर कर दोगे, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके आंसर की। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे उतने ही लाइक्स मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए, और 700+ लाइक्स तो चाहिए, इससे ऊपर चाहिए यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें यार, इंपॉर्टेंट है शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि रीच बढ़ सके। और बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और दोस्तों इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, देखते रहोगे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और सेल चल रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70% ऑफ आपको मिल रहा है, उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोड का यूज कर लें, और ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इतने कम दाम में आपको कभी भी करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे, और इतनी अच्छी क्वालिटी में करंट अफेयर्स नहीं मिल पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहें और इसी तरह से स्माइल अपने ऊपर रखें, अपने फेस के ऊपर रखें, ताकि सामने वाला भी यार खुश हो जाए आपको देख के। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे और सुबह मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे सुबह, जल्दी आपको करंट अफेयर कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।